मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 माह ही हुए थे और इन 3 माह में इस घर में जो कुछ होता हुआ मैं देख चुकी थी, इसने तो मेरे होश ही उड़ाकर रख दिए थे। कहाँ मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की शादी कर यहाँ गांव में आ चुकी थी। मुझे तो लगा था कि यहाँ मेरी ज़िंदगी बड़ी सुकून तरीके से गुजरेगी, मगर यहाँ के लोगों के रहन सहन और तौर तरीके बड़े ही अजीब थे। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, मगर मेरा जेठ, इसे तो देख कर ही मेरा वजूद कांप जाया करता था। पूरे खानदान में इस जैसा मर्द शायद ही किसी ने देखा हो। जेठानी तो अपने पति की दीवानी थी, इसका तो बस नहीं चलता। जेठ को कमरे से बाहर कदम ही न रखने दे। यह बांस जैसा लंबा कद और फिर पहलवानी जैसी जिस्म। पहले पहल तो जेठ को जब मैं पहली बार देखा तो मुझे यही लगा कि कसरत करते होंगे। मेरे जेठ का है, यकीनन पहलवानी करते होंगे, मगर मेरे पति का कहना था कि वह तो बस खेती बाड़ी करते हैं और इसके अलावा तो इनके कोई काम नहीं करते। शादी के 3 महीने तो बहुत आराम से गुजर गए थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरा जेठ मेरी ज़िंदगी को नर्क करते जा रहा था। मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी, क्योंकि मुझे अपने जेठ का अपने सामने होना बहुत ज़्यादा तंग करता था और अक्सर ही वह बहुत धड़ल्ले के साथ बिना कमीज़ के पूरे बरामदे में दंदना के आता फिरता था और यह चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती थी। मैं गांव में रहने की आदी नहीं थी और यहाँ के तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। मैं शुरुआत से ही शहर में रही थी। एक दिन घर में सिर्फ मैं और मेरे जेठ ही मौजूद थे। इत्तेफाक से मेरे पति काम के सिलसिले में थोड़ा देर से आने वाले थे और मेरी जेठानी अपनी माँ की तरफ गई हुई थी और मेरी सास और ससुर का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। इस वजह से घर में मैं सिर्फ और मेरे जेठ ही मौजूद थे। मैं खामोशी से किचन में अपना काम कर रही थी कि अचानक ही मेरे जेठ किचन में आ गए और मुझे गहरी निगाह से देखने लगे। मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मैंने अपना दुपट्टा उतार कर कुर्सी पर रखा हुआ था और बेसुध काम कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि घर में अभी इस वक्त कोई नहीं है। जेठ भी अपने कमरे में मौजूद हैं, इसलिए गर्मी होने की वजह से मैंने अपना दुपट्टा अपने बदन से हटा दिया था और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अचानक ही मेरे जिस्म पर किसी की आंखों की तपश महसूस हुई तो मैं तुरंत पलटी और सामने अपने जेठ को बिना कमीज के देख कर मैं एकदम ही बौखला गई थी। मेरे हाथ में एक कांच की प्लेट थी जो हड़बड़ाने की वजह से जमीन में गिर गई थी और जेठ हड़बड़ा कर वहां से चले गए थे। अभी तक तो मैं इनको देखकर सिर्फ घबराती थी, अब उनका यह अंदाज मुझे डरावना कर रह चुका था। मैंने फौरन ही अपना दुपट्टा अपने शरीर में लपेटा और खामोशी से काम करने लगी। रात को मेरे पति आए थे और जेठानी भी घर आ चुकी थी। मैं अपने पति के साथ खाना खाने के बाद कमरे में आकर सो गई और रात के आधी पहर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा है और मैं अचानक हड़बड़ाकर उठी और अपने पति की तरफ देखा तो वह गहरी नींद में सो रहे थे। मुझे अपना वहम महसूस हुआ और मैं वापस ही करवट बदलकर सो गई, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई देख रहा हो। मैं उठकर बैठ गई और चारों तरफ नज़र घुमाने लगी। अचानक ही मेरी नज़र खिड़की की तरफ पड़ी और यह मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरा जेठ आधी खिड़की खोलकर हमारे कमरे के अंदर झांक रहा है और इसकी नज़रें मेरे वजूद पर ही थी। मैं डर गई। जैसे ही मेरी नज़रें इनकी नज़रों से मिली तो वह फौरन ही खिड़की से हटकर घर के अंदर चले गए। यह सब कुछ मुझे बहुत हैरानी में कर रहा था। शादी के 3 महीने तो बहुत आराम से गुजर गए, उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, लेकिन आज उनकी यह हरकत मुझे डर में डाल रही थी। मैं इस बारे में अपने पति को बताना चाहती थी कि आपके भाई मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ आज ही तो हुआ था। इस वजह से मैंने अपने पति को बताना ठीक नहीं समझा। मेरे दिमाग में यही बात आई, कहीं इनको बुरा न लग जाए, क्योंकि वह इनके भाई हैं और बड़ा भाई तो वैसे भी बाप की जगह पर होता है। और पहले ही मेरी माँ ने मुझे समझा दिया था कि किसी से बहस मत करना, किसी से कुछ भी मत कहना। पहले ही सब यही कह रहे हैं कि शहर की लड़की है। मेरे दिल में भी यह बात बैठ गई थी। अब मैं कुछ भी नहीं कहती थी, सब यही कहती थी कि शहर से आई है,
लड़की पढ़ी लिखी है तो अपनी पढ़ाई का और शहर घर में रहने का रौब चढ़ रही है। मैंने यही सब बातें सोचकर सारी चीज़ों को पीछे डाल दिया था और खिड़की और दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद करके सो गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो सब लोग ही जाग रहे थे। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लगाया और इनके पास ही मैं बैठ गई। मैं इस तरीके से बैठी थी कि मेरे पति और जेठ आमने सामने बैठे हुए थे और मैं इनके बीच वाले हिस्से में बैठी हुई थी और मेरी जेठानी भी मेरे सामने बिल्कुल बैठी हुई थी। अचानक ही बात करते करते मेरे जेठ ने मेरी जांघ पर हाथ रख दिया और इनका हाथ लगने से मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। मैं फौरन ही इनसे दूर हट गई और अपने पति के बिल्कुल करीब होकर बैठ गई। वो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कोई बात ही ना हुई हो। मेरे पति ने भी मुझे आंखें दिखाकर रहने का इशारा किया, जबकि मेरी नज़र एकदम से जेठानी की आंखों से मिली। मैं देख सकती थी कि यह मंजर उनकी आंखों से भी छुप नहीं पाया था। हम लोग एकदम से चुप हो गए थे। थोड़ी देर में ही खामोशी से नाश्ता किया गया और वह दोनों चले गए। मुझे अब अपना आप बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। मैंने क्योंकि एक औरत गैर मर्द की नज़रों को अच्छी तरह से उठाते हुए महसूस कर लेती है कि वह किस तरीके से की नज़रें हैं। मैं भी महसूस कर चुकी थी कि मेरा जेठ मुझ पर गंदी निगाहें रख रहा है। वक्त गुजरता जा रहा था और मेरे जेठ की बदतमीजी ये बढ़ती जा रही थी। यह सब कुछ मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैं बस अपने शौहर और जेठानी से इसलिए इस बारे में बात नहीं कर रही थी कि अगर मैं इन दोनों से कुछ इस बात करूंगी तो वह लोग समझेंगे कि मैं अपने जेठ पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मैं घर का माहौल किसी तौर पर ख़राब नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मैं खामोश रही। मेरा पति गांव से थोड़ा दूर काम करता था। एक रात अचानक ही इनका मेरे पास फ़ोन आया और वह कहने लगे कि रानी, फैक्ट्री में कुछ काम ज़्यादा है, इस वजह से मैं आज घर नहीं आ पाऊँगा। यह बात सुनकर एक पल के लिए मैं सहम गई और मैंने फ़ौरन ही कहा, प्लीज़ आप घर आ जाइए। ना जाने क्यों मुझे एक डर से महसूस हुआ था, जबकि मेरी जेठानी घर के अंदर ही मौजूद थी। यह बात सुनकर मेरे पति मुझे समझाने लगे कि कोई बात नहीं, घर पर सब लोग तो मौजूद हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, खाना वगैरह खाकर सो जाना, मेरे लिए आज आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे पति ने साफ शब्दों में मुझे बोल दिया था कि आज मैं किसी तौर पर भी घर नहीं आ पाऊँगा। यह बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी और खाने पर जब इनका जिक्र हुआ तो मैंने अपनी जेठानी को बता दिया कि आज राजेश घर पर नहीं आएंगे। यह बात सुनकर मेरे जेठ के चेहरे पर एक चमक सी आ गई थी जो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं सकी और खामोशी से खाना खाकर कमरे के अंदर चली गई। यह शादी के बाद मेरी पहली रात थी जो मैं आज अपने पति के बगैर गुजार रही थी और आज ही मुझे अपना आप बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रहा था। मैंने दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दिया था। पहले की बात और थी, लेकिन जब से मेरे जेठ की नज़रें मुझ पर बदली थी तब से ही मैं खुद को बिल्कुल भी सुरक्षित इस घर में महसूस नहीं करती थी। यही सब सोचते सोचते ना जाने मेरी किस पैर आँख लग गई, मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। रात के आधे पैर मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे बेड पर कोई बैठा हुआ हो। मैं समझी शायद मेरे पति आ चुके हैं। मैं फौरन ही इनके बाजू लपेटकर इनके सीने पर सर रख चुकी थी, लेकिन आज मुझे अलग महसूस हो रही थी। मुझे किसी अनहोनी का गुमान हुआ, इसलिए मैंने झटके से अपनी आंखें खोली और जैसे ही मैंने सामने लेटे हुए बंदे को देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैं फौरन ही इनके झटके से दूर हुई, क्योंकि वो इंसान मेरा पति नहीं बल्कि मेरे जेठ था। इनके हाथ में एक नाइटी थी। वह देखकर मैं घबरा गई और अचानक ही मेरे नज़दीक वो आ गए और कहने लगे, अरे तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो रानी, मैं भी तुम्हारे पति जैसा ही हूँ, मेरे करीब आओ। इनकी यह बातें मुझे डर महसूस कर रही थी। उनका अंदाज मुझे बहुत अजीब लग रहा था और मैं डर के मारे कांपने लगी। मैं शोर मचाना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हलक में आवाज़ ना हो। मैं बिल्कुल खामोश हो चुकी थी और टिक टिक बांधे अपने जेठ को देख रही थी। अचानक ही मेरे जेठ मुझसे गलत गलत बातें करना शुरू कर गए। वह कहने लगे, तुम आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। आज अगर राजेश घर पर नहीं है तो हम दोनों को आज की रात का फ़ायदा उठाना चाहिए।
मैंने तुम्हारी भाभी को नींद की गोलियां दे दी है, वह सो चुकी है। अब वह दोनों आराम से अपनी रात अब हम दोनों आराम से अपनी रात को रंगीन कर सकते हैं। मुझे जो भाभी का आसरा था, जब पता चला कि उनको भी नींद की गोलियां देकर सुलाया गया है, यह सुनकर मेरा दिल बैठता जा रहा था। मैं तुम्हारे लिए शहर से यह नाइटी लेकर आया हूँ, जाओ यह पहन कर आओ और मुझे दिखाओ तुम कैसी लग रही हो। तुम तो शर्मा रही हो। क्यों शर्मा रही हो? शहर की लड़कियाँ तो बेबाक होती हैं और वह तो खुशी खुशी ऐसे कपड़े पहनती हैं। तुम्हारा जिस्म बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं लाल रंग की नाइटी लाया हूँ, क्योंकि तुम्हारे गोरे बदन पर लाल रंग बहुत जचेगा। यह बात सुनकर मेरे हाथ पैर बहुत बुरे तरीके से कांपने शुरू हो गए थे। उनकी गंदी नज़रें मेरे जिस्म के आर पार हो रही थी। मैंने खुद में हिम्मत की और जो मेरा हाथ पकड़कर धीरे धीरे सहला रहे थे, वह मैंने फौरन ही इनको खुद से दूर झटका और बेड से उतरकर थर थर कांपने लगी। मेरा वजूद पसीने से लथपथ हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर मैं चीखती चिल्लाती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरी जेठानी को वह नींद की गोलियां दे चुके थे, यानी इनको बिल्कुल भी होश नहीं था। यही सब सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए थे। मैं वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी तो अचानक ही मेरे जेठ ने मुझे दबोच लिया और बेड पर फेंक दिया। और अचानक ही उन्होंने अपनी कमीज फाड़ दी और मेरी शादी मेरे माँ बाप की पसंद के मुताबिक हुई थी और मैं इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि मैं गांव में शादी करना नहीं चाहती थी। मैंने अपने माँ बाप को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि मैं शहर में रही हूँ, मैं शहर वाले ही लड़के से शादी करूँगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और मेरे पति से मेरी शादी धूमधाम से करवा दी। पहले पहल तो मैंने भी बहुत शोर मचाया था, लेकिन जब मैंने अपने माँ बाप की खुशी इस रिश्ते में देखी तो अच्छी बेटियों की तरह मैं खामोशी से सर झुका चुकी थी। शादी हो जाने के बाद सबसे पहले मैं अपने जेठानी से मिली थी। वह औरत बहुत अच्छी थी, इसका रवैया बहुत मिलनसार था, लेकिन वहाँ के तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी बातों का बहुत बवाल मचाया जाता था। औरतों को लेकर बहुत ज़्यादा सख्ती थी। मेरी जेठानी अपने पति से बहुत डरती थी, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की थी कि वह अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। शादी को 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक मैंने अपने जेठ को नहीं देखा था। मेरा सामना इनसे अचानक ही हुआ था और इनको देखते ही मेरे अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई थी। वह शख्स दिखने में बहुत मजबूत हट्टा कट्टा था, जबकि मेरा पति इतना हट्टा कट्टा नहीं था। मैंने एक बात नोट की थी, मेरा जेठ मुझे देखकर एक लम्हे के लिए चौंक गया था। दिन गुजरते जा रहे थे और मैं अपने जेठ से कतराती रहती थी। वो बेधड़क ही बिना कमीज के धोती में पूरे घर में घूमते रहते थे और यह सब चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। मैंने घर में अपने बाप और भाई को कभी इस तरह के कपड़े में नहीं देखा था, इसलिए मुझे अपने जेठ की दिखती नंगा होना मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं अपने आप को बहुत छुपा छुपा कर रखने की आदत थी, लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती यह हुई कि मेरे जेठ ने मुझे बिना दुपट्टे को देख लिए थे। मैं बिना किसी की परवाह किए बगैर दुपट्टे के पसीने से सराबोर किचन में काम कर रही थी और इस वक्त की उन्होंने मुझे देख लिया था और इसके बाद से ही इनकी नीयत मुझ पर खराब थी और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। और इस दिन के बाद से ही मेरे जेठ के तौर तरीके मेरे साथ बदलते जा रहे थे और वह अचानक ही मुझे बहाने बहाने से छूने लगते थे। उनकी गंदी निगाहें मेरे जिस्म के आर पार होते हुए मुझे महसूस होती थी। मैं दुपट्टे से अपने आप को छुपा कर रखती थी, लेकिन वह सब इसके बावजूद भी मुझे ऐसे घूरता था जैसे मेरा एक्सरे कर रहा है। एक दिन जब मेरे पति काम से वापस नहीं आए थे, तो वह इनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर मेरे कमरे के अंदर आ गया और मुझे एक नाइटी देते हुए गंदी गंदी बातें करने लगा था। मैं फ़ौरन ही वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही इस शख्स ने मुझे दबोच लिया था और बेड पर फेंककर अपनी कमीज उतारने लगा था। मैं किसी भी तौर पर अपनी इज्जत बचाना चाहती थी, लेकिन यह मेरे लिए मुमकिन साबित नहीं हुआ था। वह शख्स देखते ही देखते अपनी औकात पर आ चुका था और मुझे बेपर्दा करके मुझ पर हावी हो गया था।
मैं तकलीफ़ के मारे रो रही थी, तड़प रही थी, इसकी मिन्नतें कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, मुझ पर रहम करो। लेकिन वह शख्स, दरिंदा इंसान, बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा था। मैं चीख कर अपनी जेठानी को आवाज़ें देती रही, मगर मेरी आवाज़ दबी दबी थी। तकलीफ़ के मारे मेरी आवाज़ भी निकल नहीं रही थी। इसकी भारी भरकम शरीर की वजह से मैं इसके नीचे दब सी गई थी। इसने पूरी रात मेरी इज्जत नोचता रहा। मैंने इसके आगे बहुत हाथ जोड़े थे, इसके नीचे से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह शख्स मुझसे काबू कर चुका था। सुबह 4 बजे के करीब वो शख्स मुझसे दूर हुआ और कमरे से भाग गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे अपने जिस्म में जगह जगह दर्द महसूस हो रहा था। मेरा जिस्म तकलीफ़ के मारे बुखार की लपेट में आ गया था। अचानक ही मेरी नज़र बिस्तर पर पड़ी तो मेरी चीख निकल गई। मेरा बिस्तर खून से भरा हुआ था। मैं समझ चुकी थी कि इस शख्स ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। तकलीफ़ के मारे मेरा बदन टूटने के दर पर आ गया था, लेकिन मैं अपने आप को इस तरीके से बेबस महसूस नहीं करवाना चाहती थी। मैं एक शहर की लड़की थी, मैं कभी भी दब कर रहने की आदी नहीं थी। मैं अभी यही सब चीज़ें सोच रही थी कि जैसे ही मेरे पति घर आएँ तो मैं इनको इनके भाई के करतूत से आगाह करूँगी कि वह शख्स मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म रात भर करता रहा। मैं यही सब सोच रही थी कि अचानक ही मेरा पति दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आया, लेकिन मेरी हालात देखकर दरवाजे पर ही रुक गया और पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम बिना कपड़ों के क्यों बैठी हुई हो और यह क्या हालत हो रही है। इसको भी एहसास हो चुका था कि कुछ तो यहाँ पर गलत हुआ है। मैंने भर्राई हुई आंखों से इसकी तरफ देखा और भीगी आवाज़ में कहने लगी कि सब कुछ तुम्हारे भाई ने किया है, जिसको तुम बाप मानते हो। इस शख्स ने तुम्हारे गैर मौजूदगी में तुम्हारी बीवी की इज्जत को तार तार कर दिया है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठूं और इस घटिया शख्स का मुंह तोड़ दूं, जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। जबकि मेरा पति यह बात सुनकर बेढंगा अंदाज में मुस्कुराया था। यह चीज़ देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं हैरान होते हुए कहने लगी कि आप मेरी इस बात को सुनने के बाद हंस रहे हैं। आपके भाई ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। आपको समझ आ रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो वह अचानक ही हंसते हुए मेरे बराबर में बैठ गया और कहने लगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर भाई ने तुम्हारे साथ एक रात गुजार ली तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पति का अंदाज बहुत ही नॉर्मल था। मैं हैरान रह गई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से उठकर चली जाऊँ, जबकि मैं अपने पति का चेहरा देखते हुए फुंकारी, यानी यह सब कुछ आपका किया धरा है। तो वह अचानक ही सर पीछे गिराकर कहने लगा, हाँ, यह मेरा ही किया धरा है। अच्छा हुआ तुम्हें इन सब चीज़ों का पता चल गया, और यह आज नहीं अब तुम्हारे साथ हर रोज़ हुआ करेगा, क्योंकि हम दोनों भाई अपनी चीज़ें एक दूसरे से बांटकर इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से हम दोनों की बीवियाँ भी बांटकर इस्तेमाल करेंगे। यह बात सुनी थी कि मेरा हाथ उठा और अपने पति की गाल पर गहरी छाप छोड़ गया। वो मुझे हैरान आंखों से देख रहे थे। इन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं इन्हें थप्पड़ मार दूंगी, बल्कि मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं अपने पति का सर ही फोड़ दूं। मैं गुस्से से फुंकारती हुई कहने लगी कि आपने मुझे लावारिस समझा हुआ है कि मैं आपके भाई के साथ रातें गुजारूंगी। आप जैसा घटिया शख्स उसके साथ में एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। इससे वो दोनों भाई ही जंगली थे। बिल्कुल भी इन लोगों में एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। शाम के वक्त मेरी आँख खुली तो मेरे सिरहाने पर मेरी जेठानी बैठी हुई थी और इसकी शर्मिंदगी चेहरे को देखकर मैं समझ चुकी थी कि वह भी सारी चीज़ों से आगाह है। मैंने इसकी तरफ देखते हुए पूछा, आप यह सब कुछ कब से बर्दाश्त कर रही हैं। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, जब से शादी हुई है तब से ही मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम्हारा पति तो तुमसे इतना प्यार भी करता है, इसके बावजूद उसने तुम्हारे साथ भी यह सब करवा लिया। मैंने इसकी बात सुनी और कहने लगी, इंसान सब कुछ बदल सकता है, लेकिन वह अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आता। यही हाल मेरा और आपके पति का है। मुझे तो हैरत है, जब आपके हाथ में यह सब कुछ इस घर में हो रहा था
तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आपको चाहिए था कि इन दोनों के खिलाफ आवाज़ उठाती और यह रिश्ता ख़त्म करके चली जाती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि इन दोनों को बढ़ावा दिया। अब जिसका शिकार आज मैं भी हो गई। मेरी यह बात सुनकर मेरी जेठानी कहने लगी, तुम शहर की लड़की हो, लेकिन मैं गांव की लड़की हूँ। अगर मैंने ऐसी कोई भी बात की होती तो मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा घर तबाह हो जाए। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरा दिल किया कि इस औरत का ही मुंह थप्पड़ से लाल कर दूंगी। ऐसी ही औरतें मर्दों को बढ़ावा देती है गलत कामों का। मैं अपनी जगह से उठी और फुंकार हुई कहने लगी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसी चीज़ों का बढ़ावा दे रही हैं। अगर आप पहले ही इन सब चीज़ों को रोक देती तो आज यह सब कुछ नहीं होता। आपका एक बेटा है, आप अपने बेटे के लिए ही सही तो कुछ करती। क्यों अपने आप को इन दोनों मर्दों के बीच में बर्बाद कर रही हैं? मेरी बातों से वह लड़की शर्मिंदा हो गई थी और मेरी जेठानी का सर शर्म के मारे झुक गया था। मैं अपनी जगह से उठी और बाथरूम से फ्रेश होकर आई और फौरन ही अपना सामान पैक करने लगी। मेरी जेठानी मुझे देखकर पूछने लगी कि आप यह क्या कर रही हैं? मैंने इससे कहा कि मैंने इससे कोई जवाब नहीं दिया और फिर अपने घर आ गई। घर आने के बाद मेरे माँ बाप ने मुझसे बहुत सवाल किए, लेकिन मैंने इनको यही कहा कि जिसको आपने मेरे लिए चुना वो एक दरिंदा है और इस दरिंदे ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। थोड़े दिनों बाद ही मैंने अपने पति से तलाक ले ली थी। मैं इस जैसे दरिंदा इंसान के साथ बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकती थी। कुछ महीनों बाद मुझे मालूम हुआ था कि मेरी जेठानी भी अपने बेटे के साथ इन दोनों जानवर भाइयों से अलग हो गई थी और उसने भी अपने पति से तलाक ले ली थी। यह दोनों भाई एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब थे और हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे और अपनी चीज़ें एक दूसरे के साथ बांटते थे। अब इनको यही लगा कि शायद बीवियाँ भी कोई चीज़ है, इसलिए वो बीवियों को भी आसानी से बांट सकते हैं। लेकिन वो जाहिल दरिंदा इंसान यह नहीं जानते कि हम औरतें भी इंसान हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।